है वो। ठीक है, तो ये आपका ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने समझा, इसका कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का वो आपने समझा अच्छे से कि आप मैम वो ऑक्सीजोम कौन सा है? ऑक्सीजोम्स जो आपको ऐसे ये दिखाए थे ना, जिसके अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इन प्रोजेक्शंस में कांटे कांटे जैसे जो मैंने आपको कल बताए थे, वो ऑक्सीजोम्स में ही F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं। रुको दिखाती हूँ किसी दूसरे इसमें अगर होगा ना F1 F0। मम्मी हम्म, चलो सोने। जाओ जाके सो जाओ, अभी चलो। इसको बोल रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, ये क्रिस्टे मतलब कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये जो निकले हुए हैं F1 F0 पार्टिकल्स, ये जो ऑक्सीजोम्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको मतलब ये ऐसे गोले गोले जैसे निकले हुए हैं, ये पूरे इसके इनर सरफेस में दिख रहे हैं। सूरज तुमको दिखा कि नहीं? हाँ जी मैम, वो जो वो है उसको चिपक के ना वो छोटे हाँ, छोटे छोटे से बिल्कुल वो। बिल्कुल, हाँ इधर लिखा भी हुआ है देखो F1 F0 पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स उनको बोला है। ठीक है ना, ऑक्सीजोम्स कॉमन नाम है उनको। अगर आप देखोगे तो जो नीचे का उसका जो बारीक डंडा है उसको F1 बोलते हैं, जो ऊपर का गोला है उसको F0 बोलते हैं। तो दोनों जुड़ के और ऑक्सीजोम बनाते हैं। और ये ऑक्सीजोम्स कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरे उसमें होता है। इसके अलावा इन्होंने डीएनए दिखाया, राइबोसोम दिखाया और इनर चेम्बर दिखाया, क्रिस्टे दिखाया है। फिर जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि अंदर का जो भरा हुआ स्पेस है, जिसको हमने अपने साइटोप्लाज्म के रूप में देखा था सेल के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर इसको मैट्रिक्स बोल दिया, इसके अंदर जो भरा हुआ है। चलो जाओ तुम सोने। उधर, हाँ पार दादा के साथ जाओ। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है? नहीं है। ओके, अब हम आगे चलेंगे, गोल्जी एपरेटस देखेंगे। ये आपकी गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये गोल्जी बॉडी भी आपके सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर इसका क्या कार्य होता है? ये एक तो कुशनिंग का कार्य करता है। दूसरा, ये जो गोल्जी बॉडी में से आपको ये जो निकलते हुए दिख रहे हैं ना, ये बुलबुले जैसे, ये वेसिकल्स बनाते हैं। और ये वेसिकल्स ही क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की एंजाइम्स को कैरी करते हैं इधर से उधर, और महत्वपूर्ण चीज़ें भी लेके जाते हैं और वेस्ट भी वो मतलब लेकर के उधर से और एक जगह से दूसरी जगह पे बाहर के अपनी सेल मेम्ब्रेन से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के कार्य में आते हैं। तो ये इनका मुख्य कार्य है। और ये किस चीज़ के लिए? अब ये देखो, ये एक और है गोल्जी एपरेटस का फोटो। तो इसमें ये वेसिकल्स बन रहे हैं, तो नए नए उनका फोटो भी दिखाया है। और इनको भी इसको, अच्छा हाँ, क्रिस्टे अलग है, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये सिस्टर्ने, सिस्टर्ने यानी कि ये ऐसे गोल गोल जो आकार दिख रहे हैं आपको, ये सिस्टर्ने बोलते हैं। और आपके ये जो गोल्जी एपरेटस है, मुख्य कार्य इनका क्या है? ये आपके कुशनिंग का कार्य करते हैं और महत्वपूर्ण एंजाइम्स को हाउस करने वाली ऐसी ये बनाते हैं, क्या? वेसिकल्स का देने का कार्य करते हैं। गोल्जी बॉडी फंक्शन देखेंगे हम। तो ये वेसिकल्स को जो है एक मॉलिक्यूल्स को लेकर जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, नकुल प्लीज परेशान नहीं करो, जाके जाओ सो जाओ, जाओ स्कूल है कल। तो ये RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर के और दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर होता है? ये आपके अभी हम देखेंगे अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है। उसका कार्य जो होता है बेसिकली राइबोसोम्स बनाने का कार्य होता है। तो यहाँ से वेसिकल्स को वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। फिर
मेम्ब्रेन और मतलब मतलब ये फ्यूज़ करने का कार्य करते हैं दो चीज़ों को, और रीमॉडलिंग और मॉडिफिकेशंस भी बनाते हैं, और फिर ये अपने दूसरे ऑर्गेनल्स को भी कुशन करने का कार्य करते हैं। तो ये देखो, एक हम सेल का स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे। ये 3D स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसमें सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हम करेंगे, अभी वो बाकी है। डीएनए न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? हाँ, न्यूक्लियस के भी अंदर जो है ये काला काला जो आपको स्पॉट दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। यानी कि न्यूक्लियस के भी अंदर एक ऐसा डेंस पोर्शन, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो न्यूक्लियोलस है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, वो वहाँ पे ग्रीन कलर में है। फिर उसके बाद में मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ये अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे पड़े हुए सेल के अंदर। तो ये छोटे वाले जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखे। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये चिपका हुआ है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। इस प्रकार से ये जो आपको पजल के जैसा दिख रहा है, ये पजल नहीं है बेसिकली, ये ऐसे अंदर से रास्ते बने होते हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो आए बाहर। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं, ब्लू कलर का जो है। और जो ग्रीन कलर का है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। दोनों पास पास है लेकिन चिपके हुए नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने सेल के दूसरे कोने में भी हो सकता है। ये देखिए, दूसरा डायग्राम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल कॉर्नर में है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पूरे सेल के अंदर कहीं पर भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाल रंग में जो है। और ये RER, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनका कार्य क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, ये बनाते हैं राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स ही वो जगह हैं जो कि RNA से मिलकर के ये प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। तो आपके सेल में प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो आपके सेल में प्रोटीन फैक्ट्री अगर किसी कोशिकांग को कहेंगे तो वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं? तो वो राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो चिपका रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ा सा उससे अलग रहता है, वो बाहर की ओर रहता है, ठीक है। और राइबोसोम्स वो छोटे छोटे लाल रंग के डॉट्स जो आपको पूरे सेल में दिख रहे हैं बिखरे हुए, वो सब राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स फ्री होते हैं, राइबोसोम्स कहीं भी आपको पूरे के पूरे कहीं पर भी जो आपका अंदर साइटोप्लाज्म है कहीं पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने ये देखा न्यूक्लियोपोर, साइटोप्लाज्म यानी कि अंदर का वो पूरा भरा हुआ ये। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने देखा। लाइजोसोम्स, अब लाइजोसोम्स को हम देखेंगे। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको कोई प्रश्न है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन के लिए जो है ना राइबोसोम्स जो होते हैं, उन राइबोसोम्स को बनाने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, डायरेक्टली क्या बनाता है? वो राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। यस। अभी इसके बाद में लाइजोसोम्स जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, लाइजोसोम्स, ठीक है ना। लाइजोसोम्स क्या क्या कार्य होता है? लाइजोसोम का एक और नाम है, उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सेल के अंदर एक सुसाइडल बैग होता है, और वो सुसाइडल बैग कब खोलता है वो सेल? जब उसको अपने ही जो कुछ ऐसे मतलब जैसे उसका ये हो गया है, कार्य खत्म हो गया है, तो वो ये लाइजोसोम्स जो रहते हैं तो उनसे ये एंजाइम्स जो उसके अंदर रहते हैं लाइजोसोम्स के अंदर, तो वो अपने कोशिका को जो है ऐसे पदार्थों का उसके अंदर रिलीज करता है जिससे वो उसका
ये ख़त्म हो जाता है उसका वो जब वो सेल ख़त्म हो जाता है। और ये जो है ना लाइसोसोम्स ये कहाँ से टूट के निकलते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और भी कार्य ये है कि लाइसोसोम्स बनाना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। क्यों ये निकालता है? लाइबो हाँ मैम, ये राइबोसोम और लाइबोसोम फर्क है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन आसमान का। लाइसोसोम्स अच्छा। जो होते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। राइबोसोम फंक्शन, हम्म। व्हाट आर राइबोसोम्स? ये है एक राइबोसोम। ये ऐसा एक अच्छा गोला और उसके नीचे छोटा गोला, ये उसका 3D स्ट्रक्चर है। और अच्छा। ये राइबोसोम क्या करता है, जब आपके राइबोसोम के पास आकर आरएनए, जो mRNA लिखा हुआ है ना नीचे, हम्म, दिख रहा है, तो ये mRNA आकर ये मैसेज है। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए आके और उस राइबोसोम को बताता है कि भाई मिल गया अपना नक्शा, अपन को ये बनाना है। तो ये जो अपना राइबोसोम है ये बुलाता है कि भाई आ जाओ सारे लोग, सारे के सारे आरएनए टीआरएनए आ जाओ। तो ये टीआरएनए मिल के क्या बनाते हैं, जिस प्रकार का mRNA के ऊपर ये लिखा होता है, कोड लिखा होता है, उस कोड के हिसाब से ये एक एक टीआरएनए जोड़ जोड़ के एक ऐसी चेन बनाते हैं। और यही जो चेन आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही चेन प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो कोई एक एक चीज़ थोड़ी है। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और ये एक एक अमीनो एसिड जिसको कि टीआरएनए ला ला के जोड़ता है। तो टीआरएनए क्या लाता है, एक एक अमीनो एसिड ला के देता है, इसके आसपास छोड़ देता है। और ये टेलर जो मास्टर हैं, ये क्या करते हैं, ये इन सबको जोड़ते जाते हैं। इनका टेलर मास्टर का जो बेसिक नक्शा है वो कौन सा होता है, वो mRNA देता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पूरा कार्य, ये कार्य है ट्रांसलेशन का कार्य हो रहा है, जिसको मैंने आपको कल समझाया था कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये कहाँ हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, ये राइबोसोम में हो रहा है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। यहाँ पर और एक अच्छे से कार्टून के रूप में दिखाया हुआ है कि ये इनका जो है mRNA पूरे अपना ये लेकर आ गए हैं मैसेंजर कोडॉन्स। और ये आप उतना डिटेल में मत जाइए, आपके समझने के लिए मैसेंजर आरएनए मैसेज लाता है, नक्शा लाता है, और टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाते हैं। और राइबोसोम के अंदर ये सारा कार्य हो रहा होता है। उस नक्शे के हिसाब से एक एक अमीनो एसिड को बिठाते जाते हैं, चेन बन जाती है, उसी चेन को प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन ही पूरे शरीर की बनावट करते हैं। यही प्रोटीन एंजाइम के रूप में आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। यही प्रोटीन आपके स्किन को बना के आपके चेहरे को एक अलग तरीके का लुक देते हैं। और यही सेम प्रोटीन आपके भाई और आपके जो शरीर में जो डिफरेंस है वो लाने में कामयाब होते हैं। इतना बारीकी का भी डीएनए का जो डिफरेंस है, वो एक एक डीएनए का डिफरेंस आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है और वहाँ से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है, जो कि आपको सगे भाइयों के बीच में भी जो डिफरेंस दिखता है वो बारीकी से जो एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन के रूप में ही दिखता है। प्रोटीन ही शरीर बनाता है, प्रोटीन ही पूरे मसल्स को और पूरे बॉडी पार्ट्स को बनाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइबोसोम का हो गया कार्य। अब आपका लाइसोसोम का मैं बताती हूँ। क्या लाइसोसोम का नाम है सुसाइडल बैग। लाइसोसोम का कार्य क्या है, लाइसोसोम आपके इजी वाला दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, ये इजी वाला है। तो ये एक जो आपको पिंक गोला दिख रहा है, ये लाइसोसोम है। तो ये लाइसोसोम का जो कार्य है ये क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेल को क्या करने के लिए कार्य करती हैं। उसके अंदर ये जो डिसॉल्व। एंजाइम्स है वो उसको, हाँ, उसके ख़त्म करने के लिए कार्य करती हैं, ताकि जब उसका कार्य ख़त्म हो गया है तो अब वो अपना ये कर सके,
अपने आप को वो कंप्लीट कर सके, उसका जो जो भी एक काम था वो ख़त्म हो जाए। उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स इन सबको डाइजेस्ट कर सकता है। और भी एक काम कर सकता है लाइसोसोम। अगर वो सेल के अंदर कोई वायरस चला गया या सेल के अंदर कोई दूसरा फॉरेन बॉडी चला गया, तो वो उसको भी ख़त्म कर देता है। कैसे? जैसे अभी अभी वो लाइसोसोम की जो जैसे वो सुसाइडल बैग्स हैं, तो वो सेल को भी करेंगे, लेकिन वो एक समय के बाद, जब तक वो सेल की टाइम नहीं आया है डेथ का, उसके पहले उसका क्या रोल है? क्या तब तक उसका कोई रोल नहीं है? नहीं, तब तक भी उसका रोल है। क्या रोल है उसका? कि कोई उसके अंदर घुस गया, कोई वायरस या कोई भी डीएनए का दूसरी बाहर फॉरेन बॉडी पार्टिकल समझ लो, तो फॉरेन बॉडी पार्टिकल अगर सेल के अंदर घुस गया, तो वो उसको सामान्य रूप से गति से कार्य नहीं करने देगा। कोई ना कोई उसका जो है ना, वो बीच में उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये लाइसोसोम आते हैं और इनको खा जाते हैं। मतलब वो लाइसोसोम आएगा, धीरे से उसको पूरा जो है अपने अंदर ले लेगा और जो है उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो क्या क्या करता है? इसको डाइजेस्ट करने की जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलिटिक, वो क्या क्या करती हैं? वो इसके सारे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको वो ख़त्म कर देती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं। तो ये आपका लाइसोसोम का मेन कार्य है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ख़त्म कर देता है। और सेल के अंदर ही जो पुरानी हो गई ऐसी कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पुराना हो गया, उसका कार्य ठीक से नहीं हो रहा, तो ये लाइसोसोम उसको भी खा जाएगा। और अपने खुद की भी जो, जब उसकी सेल की जब लाइफ ख़त्म हो गई, तो उसको भी वो ख़त्म कर देता है थ्रू ऑटोलाइसिस। अपने आप को भी वो ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इस लाइसोसोम का जो कार्य है वो क्या है? उस सेल को ख़त्म करना। और राइबोसोम का जो कार्य है वो है उसका प्रोटीन बनाना। जो पूरे शरीर को बनाता है वो है राइबोसोम, और जो ख़त्म करता है वो है लाइसोसोम। ये आपको समझ में आया दोनों चीज़ों का फ़र्क? हाँ। यस, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ये चमकीले लाइसोसोम्स दिख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको बड़ा मज़ेदार दिखेगा। इस पूरे न्यूक्लियस को कवर किया हुआ जो ये नीला नीला पोर्शन है, इसका क्या नाम है बताएंगे ज़रा? किसका? इसका नीला नीला का क्या? यस, अभी हमने एक किया था, अभी 2 मिनट पहले। वो एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक बोलिए। रेटिकुलम। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस को सभी तरफ से देखिए इसने कवर किया हुआ है। ये आपको 2D में ऐसा दिख रहा है, पर 3D में ये पूरा फुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा भरा चिपका हुआ रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। क्यों? ये ऐसा, आप इसकी पोजिशनिंग देखिए। डीएनए कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए से आरएनए कहाँ बन रहा है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही बन रहा है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या आ रहा है? आरएनए आ रहा है। और एट द सेम टाइम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? राइबोसोम बना रहा है। तो ये एक एक राइबोसोम जो है जिसको वो छोड़ रहा है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर उनको क्या 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 मिलेगा? mRNA मिलेगा, tRNA मिलेगा, आरएनए मिलेगा, है ना। और वो बनाएंगे क्या मिल करके? वो प्रोटीन बनाएंगे। तो ये सब कार्य वहाँ पे होगा, साइट पूरे के पूरे सेल के अंदर कहीं पर भी। लेकिन डीएनए से आरएनए बनाने का जो स्थान है वो तो न्यूक्लियस के आसपास ही होना चाहिए। इस दृष्टि से याद रखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आसपास चिपका हुआ जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या कार्य है? ये बनाता है राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। इसी के पास में जो डार्क ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है लाइसोसोम्स और वेसिकल्स।
वेसिकल्स का मतलब क्या होता है? वेसिकल्स में जो है वेसिकल्स में कुछ नहीं होता, खाली ऐसे वो होते हैं, वो खाली गोले जैसे होते हैं। तो वो एंजाइम्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के कार्य करते हैं और आपके मेजर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं वेसिकल्स। और दूसरा ये गोल्जी एपरेटस क्या रिलीज़ करता है? लाइसोसोम, जिसको यहाँ पर दिखाया हुआ है इधर। ये लाइसोसोम है, ये भी गोल्जी एपरेटस से ही निकलता है। और ये क्या करता है? ये खा जाता है। क्या खा जाता है? अब इधर एक टूटा हुआ आपको दिख रहा है कुछ, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पुराना हो गया या इसको कुछ डैमेज हो गया, तो वो जो डैमेज चीज़ है ना वो सड़ेगी और वो एक सड़ के पूरे सेल को ख़राब कर देगी। तो वो ना हो इसके लिए ये लाइसोसोम क्या करते हैं, जो कोशिकांग ख़राब हो गया है उसको जा कर के ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं और वो पूरा डाइजेस्ट होकर उतना उतना पोर्शन निकल जाता है सेल के बाहर। इसी प्रकार पूरे सेल में कहीं पर भी कोई भी जो है डैमेज चीज़ हो उसको बाहर निकालना। इसी प्रकार पूरे सेल में कहीं अगर कोई बाहर का बैक्टीरिया या वायरस घुस गया गलती से, तो उसको खा जाना, ये भी लाइसोसोम करता है। और क्या कार्य करता है ये लाइसोसोम? अभी हमने देखा था कि ये जितने भी मतलब ये जो फॉरेन बॉडीज़ की चीज़ें हैं उनको खाता है, ये इनको अपने खुद के भी जो जब उसका सेल का कार्य ख़त्म हो गया तो उस समय ऑटोलिसिस के माध्यम से अपने ही सेल को भी वो ख़त्म कर देता है। तो ओल्ड एंड डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को खा जाता है, अपने ही खुद के सेल को भी ख़त्म करता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, इनको भी खाता है। और फूड पार्टिकल्स को भी जो है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जैसे बड़ी बड़ी कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स जो है वो जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, उनको भी ये अपनी एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट कर देता है। फिर ऊपर इसके अंदर होते क्या है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यानी कि हर चीज़ को वो तोड़ देने वाले एंजाइम। ठीक है, तो ये आपने लाइसोसोम को देखा। आपने क्या क्या देखा? अभी क्या क्या बच गया है आपका सेल का? सेल के कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं ये देखिए। हमने न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है सबसे अंदर, वो देखा हमने। राइबोसोम्स देख लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, ये दोनों देखे हमने। इसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया देखा, माइक्रोट्यूबुल रह गया है ना, सेंट्रियोल्स भी रह गया, गोल्जी बॉडीज देखा। और ये अब हम देखेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, अब आपको सेंट्रियोल्स दिखाएंगे। ये इस प्रकार से ये दिख रहा है आपको, सेंट्रियो। ये सेंट्रोसोम्स हैं, इन्हीं को सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स, ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स जो हैं, मतलब ये दोनों जो हैं ये दोनों मिल के सेंट्रोसोम्स बोलते हैं इनको। तो ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स ये रहते हैं। ठीक है, इनका क्या कार्य है ये देखिए, यहाँ पे एक और भी है, ऐसे दिखते हैं ये बेसिकली जब आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पर इनका उपयोग होता है। ये दो दिशाओं में उस डीएनए को जो है ना डिवाइड करने का कार्य करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जो है आधे डीएनए माता से होते हैं, आधे पिता से होते हैं, और उनको जब आधा करते हैं तभी बाकी का आधा उस पर्टिकुलर बॉडी में खुद बनता है। तो ये सारा रिप्रोडक्शन के कार्य जो करने, रिप्रोडक्शन के समय उपयोगी होने वाला इसका एक कार्य है।
इस प्रकार से ये काम करता है। ये दो तरफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, बस इतना ही आप शब्द याद रखें, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो ये ऐसे, ये स्पिंडल जैसे आपको ये जो ऐसे ये दिख रहा है ना, ये ऐसे बहुत सारे धागे धागे जैसे, तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है ये सेंट्रियोल्स की वजह से होता है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स। ये आपको है आपके सिलेबस में, आपके मतलब फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा चुकी हूँ मैं ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। और क्या बचा था? लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और क्या था? और आपके उसमें कुछ बचा है क्या पूछने का? रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की, उसको देखा। देखिए हम न्यूक्लियस को भी थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ये जहाँ पे आपको क्रोमैटिन दिख रहा है ना, क्रोमैटिन, यही बेसिकली डीएनए है। और ये ऊपर का एनवलप है, और ये जो आपको नीला दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके ऊपर जो आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और ये पोर्स हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर निकलने के लिए जो चीज़ें आती हैं ना, वही न्यूक्लियर पोर्स हैं। यहाँ पर भी एक थोड़ा इजी डायग्राम में आपको दिखाया है। ये जो अंदर आपको ये जो दिख रहा है ना, और जो ये न्यूक्लियोलस है, और क्रोमैटिन क्या है? ये जो इसके जैसा दिख रहा है आपको, धागे धागे जैसे जो दिख रहा है, वही क्रोमैटिन जो धागे धागे जैसा है वही डीएनए है। और उसी के टुकड़े टुकड़े अगर कर दिए जाएं तो वो जीन्स हो जाएंगी। डीएनए मतलब पूरा धागा, और जीन्स मतलब उस धागे के टुकड़े थोड़ी थोड़ी जगह पर, ठीक है। जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही आसान भी है। उसकी तरफ प्रेम की दृष्टि से देखें उसको, ऐसे कठिन है ऐसा सोच के अलग मत कर दें अपने आप से। यस, तो ये हमने देखा, न्यूक्लियस देख लिया। यस, सो हमारे पास में आज के उसमें हमने सेल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कवर किया है। उसमें आपको किसी भी तरीके के कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम इन रिकॉर्डिंग्स को मैं आपको भेजने वाली हूँ, इन रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखें। कोई अगर नोट्स आपके रह रहे हों तो उनको कंप्लीट करें, और अपने पास में ये अगर आपके पास में ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ये पॉइंट्स लिख लें। इससे ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है इस एग्ज़ाम में, लेकिन इतना भी आपको, अगर आपको कठिन लग रहा हो तो उसको बार बार पढ़ने से आपके लिए ये आसान हो जाएगा। और ये इतना आपको ये आना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है ये सेल का, और ये उसमें आता है, अपने स्कूल के लेवल में आता है इतना कठिन, तो आप उतना तो कर ही सकते हैं आराम से। टिश्यू जो होता है, टिश्यू इन्हीं सेल्स को जोड़कर, जब बहुत सारे सेल्स जुड़ कर के एक साथ एक जैसा कार्य करते हैं, फिजियोलॉजिकल कार्य, तो उसी को हम टिश्यू कहते हैं। और यही टिश्यू जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम टिश्यूज़ के बारे में जो है वो कल देखेंगे। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा कल देखेंगे। और फिर ऑर्गन्स के बारे में भी हम देखेंगे कल। ऑर्गन सिस्टम्स के हम नाम कर चुके हैं, क्या क्या हमने देखे थे। हमने देखा था सबसे पहले पाचन तंत्र देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त परिभ्रमण या रक्त विसरण जिसको मराठी में बोलते हैं तंत्र, यानी कि कार्डियोवास्कुलर देख चुके। फिर उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें किडनी वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद अस्थि तंत्र यानी कि स्ट्रक्चरल जो है हमारा आ जाता है, हाँ उसको हम देखेंगे। अच्छा 5 हो गए। उसके बाद अस्थि और पेशी जो है ना, उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल। हाँ, तो ये मस्कुलर स्केलेटल जो हमारा सिस्टम है वो। फिर उसके बाद में नर्वस सिस्टम, ठीक है,
नर्वस सिस्टम एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, और एंडो जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से रिलेटेड जो सिस्टम है, ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, वो एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे जो है 1 2 3 8 है। 5 6 7 8, तो ये जो हमारे 8 सिस्टम्स हैं, इनको आप हम अभी और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना सेल आज कंप्लीट कर लिया है, टिश्यूज से लेकर के हम आगे का पार्ट जो है वो देखेंगे। ठीक है, जी हाँ। मैम। अभी ये मैम इसके दिसंबर की एग्जाम की डेट आ गई, हाँ फॉर्म भरना शुरू हो गया, हाँ, डेट भी डिक्लेयर है। डेट हो गई डिक्लेयर सर,